Jai Hind, good evening and welcome viewers to this today's first session of research and editorial analysis powered by Growth Fund UPSC. I am ध्रुव जानी। आज हमारे इस प्रथम संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में हम लोग द हिंदू के एक चयनित लेख के बारे में बात करेंगे जो कि आज ही प्रदर्शित हुआ है और जिसका टाइटल भी में दृश्यमान है। टाइटल के तहत ऐसा कहा गया है कि क्वालिटी गिग्स ए सॉल्यूशन टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि जो गिग इकोनॉमी है उसके बारे में बात की गई है। गिग इकोनॉमी की प्रशंसा भरपूर इस लेख में की गई और कहा गया है कि कितना सामर्थ्य इस गिग इकोनॉमी में छिपा है। इतनी समर्थ है यह गिग इकोनॉमी कि पूरा जो अर्थतंत्र है उसको मंदी के दौर से उगार सकती है, जो कि कोरोना महामारी से प्रेरित है। तो बहुत ही अच्छा लेख है। लेखक ने यहाँ संशोधन भी जो है अपने दिए है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। मगर गिग इकोनॉमी के बारे में जो एक ऑलराउंड जो एक व्यू है वो यहाँ गैर हाजिर है, तो इसको हमने जो है इसमें सिंक्रोनाइज करने का प्रयास किया है। तो आज हम लोग इस प्रथम सत्र में गिग इकोनॉमी के बारे में जो लेख है उसका तो अध्ययन करेंगे ही, मगर साथ में जो संशोधित तत्व होते हैं उसमें हम लोग गिग इकोनॉमी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल ये गिग इकोनॉमी होती क्या है, प्लस आज उसकी वर्तमान परिस्थिति क्या है भारत व विश्व के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर हम लोग गिग इकोनॉमी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे जो हमारी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की दृष्टि से और साथ ही में मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीन ही चरणों में देखेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे लेख के। उसमें देखेंगे कि लेखक ने जो लेख है ये किन आधारों पर लिखा गया है, प्लस लेखक की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ लेखक के अपने संशोधन है उसका भी जिक्र करेंगे और साथ ही में तीसरे चरण में गिग इकोनॉमी का ऑलराउंड व्यू लेने का प्रयास करेंगे। लेख की शुरुआत करेंगे हम प्रतिदिन की तरह लेखक की तस्वीर को देखते हुए। देखिए यह पूरा लेख है, बहुत ही एनरिच लेख है, तगड़ा लेख है। प्लस यह जो लेखक है उसका नाम है विनीत जॉन सैमुअल, जो कि बर्लिन बेस्ड एक हर्टी स्कूल ऑफ गवर्नेंस के जो है संबंधी है, उसके प्राध्यापक है, उसमें प्राध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो और इसी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा यह महानुभाव ने गिग इकोनॉमी का वर्णन किया है। प्लस गिग इकोनॉमी और भारत के परिदृश्य की भी चर्चा की है कि अब आगे की राह भारतीय सरकार के लिए क्या होनी चाहिए इन गिग इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। मगर जैसे मैंने कहा कि गिग इकोनॉमी के बारे में जो कोई अन्य तथ्य है, जो कोई अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, वे यहाँ शामिल नहीं है, जिसको हम लोग हमारे तीसरे चरण में कवर करने का प्रयास करेंगे, उसका वहाँ अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, निष्कर्ष से शुरू करेंगे हमारी आज की जो चर्चा है वो। निष्कर्ष में तो मैंने जैसे बताया कि इस संपूर्ण लेख में गिग इकोनॉमी की प्रशंसा हुई है। गिग इकोनॉमी की प्रशंसा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ सामर्थ्य की बात की गई है, कितनी समर्थ है वो बात की गई है। और लेखक तो यहाँ वहां तक भी बोल गए कि गिग इकोनॉमी दरअसल हमारा ग्रोथ इंजन बन सकता है आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इकोनॉमी। अब हमें जानना है कि गिग इकोनॉमी दरअसल होती क्या है, तो हम लोग समझेंगे हमारे तीसरे चरण में, मगर यहाँ थोड़ा हमें आइडिया होना जरूरी है। तो उसी के तहत गिग इकोनॉमी का मतलब, सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई फ्रीलांस बेस्ड वर्क या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क हो जो कि एक टेम्पररी वर्क हो। ठीक है, और वहां से जो रोजगारी उत्पन्न होती है उसे गिग इकोनॉमी कहा जाता है। ये दोनों के लिए अच्छी है, चाहे वो एम्प्लॉय हो उसके लिए भी अच्छी है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो उसके लिए भी अच्छी है, जिसके अलग अलग पक्षों की चर्चा हम लोग हमारे आगे के इस सेशन में करने वाले हैं। मगर यहाँ हमें सिर्फ यही देखना है कि टेम्पररी वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांस वर्क आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी, या इट इज कंसिडर्ड टू बी ए गिग इकोनॉमी। भारत के लिए, भारत जैसे जो है विकास करने वाले देश के लिए, विकासशील देश के लिए ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, तो हमें इसे जानना जरूरी है। मगर जो देश विकसित हो गए हैं, जैसे हो अमेरिका, जैसे यूरोप हो, तो इन देशों में ये कॉन्सेप्ट कई वर्षों से प्रचलन में है। 1950s से प्रचलन में है। उस समय जब हम लोग ताज़ा स्वाधीन हुए थे, ताज़ा स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, तो तब से उन लोगों के अर्थतंत्र में ये बात चलती रही है, मगर भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बात थोड़ी नई है। और भारत में गिग इकोनॉमी का वर्चस्व जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, तो उसमें से भी गिग इकोनॉमी जो है उसका रोल सामने आ रहा है। प्लस ड्यू टू इकोनॉमिक लॉकडाउन्स, जो आर्थिक लॉकडाउन हुआ और उस आर्थिक लॉकडाउन से जो परंपरागत नौकरियां थी उसके ऊपर जोखिम
खड़ा हो गया। ठीक है, तो इसी की वजह से ये भी एक कारण है कि गिग इकोनॉमी में ज़्यादा उछाल आ रहा है, क्योंकि हम लोग अगर आंकड़े देखेंगे प्री कोरोना के एरा में भारत में कुछ 1.3 या 1.5 मिलियन के आसपास वर्कर्स थे, यानी कि 15 लाख वर्कर्स थे इस अर्थतंत्र में जुड़े हुए। मगर आफ्टर पोस्ट कोविड इकोनॉमिक लॉकडाउन से जो हम अनुमान लगा रहे हैं, वो अनुमान के मुताबिक लगभग ऐसा माना जा रहा है कि देयर आर 3 मिलियन वर्कर्स एंगेज्ड इन दिस टाइप ऑफ वर्क, एंगेज्ड इन दिस गिग इकोनॉमी। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और यहाँ इस लेख में सरकारों को भी अंदेशा दिया गया है कि सरकार को आगे के समय में इस गिग इकोनॉमी को कैसे देखना है, इसको इसके साथ कैसे डील करना है, इसका जिक्र भी यहाँ लेखक के द्वारा इस लेख में हुआ है। तो यहाँ दूसरा मुद्दा हम लोग वो कह सकते हैं, सरकार की भावी रणनीति। इसका भी जिक्र हुआ। हालांकि आज के समय अगर आज की बात करें तो गिग इकोनॉमी एक संगठित क्षेत्र नहीं है, वो एक असंगठित क्षेत्र है। तो इसे संगठित क्षेत्र में लाना होगा, एक मेन स्ट्रीम व्यवसाय बनाना होगा, ताकि हम लोग आगे चलकर इसमें से जो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, जो अच्छे परिणाम मिलने वाले, सकारात्मक परिणाम, उनका लाभ ले सके, उनका लाभ हमारा पूरा अर्थतंत्र ले सके। तो इसके बारे में लेखक ने कुल मिलाकर बात कही है। और आगे भी मैंने जैसे बताया कि लेखक ने यहाँ अपना कुछ संशोधन भी डाला है अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, जिसको हम लोग लेख की महत्वपूर्ण बातों में, यानी कि हाइलाइट्स ऑफ लेख में, हाइलाइट्स ऑफ आर्टिकल्स में देखने वाले हैं। तो देखेंगे हाइलाइट ऑफ आर्टिकल में कि लेखक के द्वारा कौन कौन से संशोधन यहाँ पेश किए गए हैं। तो लेखक ने शुरुआत जो की है वो दिसंबर में देखे गए स्पाइक से की है, जो तेजी हमने दिसंबर में देखी। हालांकि पूरी तिमाही में, अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में ही तेजी में दिख रही है, मगर दिसंबर में कुछ ज़्यादा ही दिखी। तो लेखक ने कहा है कि इस तेजी से हमें खुश नहीं होना है और इस तेजी से हमें जो है रिलैक्स भी नहीं होना है। यानी कि अभी भी अर्थतंत्र की परिस्थिति इतनी खराब है कि सरकार को जरा सा भी रिलैक्स नहीं होना है और इस दिशा में अपना काम जो है वो और जो है बल से चालू रखना है या बलपूर्वक चालू रखना है। दिसंबर बूम, मगर इस दिसंबर के बूम के पीछे लेखक ने कई वास्तविकताओं का जिक्र किया है। और ऐसी वास्तविकताओं में जो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यह मुंबई स्थित है और यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि भारत के अर्थतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र के आंकड़ों को देखने का कार्य करती है। तो उसके तहत जो रिपोर्ट आई है, उसके परिणाम आए हैं, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट के दर की बात की है, ये अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो थोड़ा चिंताजनक है। जैसे हमने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूरे तिमाही में हमने जो मांग में सुधार देखा, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार देखा, ठीक है, तो उन सुधारों के पीछे अनएम्प्लॉयमेंट का दर जो है वो भी बढ़ रहा है। ये भी एक वास्तविकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि नवंबर में ये 6.51% था हमारा बेरोजगारी दर, वो दिसंबर में जाकर हो गया है 9.06%। ये बात है नवंबर की। ठीक है, जब दिसंबर में सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन हमने देखा, सबसे जो है मांग में बढ़ावा देखा इकोनॉमिक लॉकडाउन के बाद, तो उसी महीने में, उसी माह में रोजगारी का ये हाल है। और ये जो आंकड़े हैं वो लेखक के मुताबिक गंभीर आंकड़े हैं, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा। हालांकि अभी भी ये 9.6 ही रहा, क्योंकि सरकार नरेगा के ऊपर जोर दे रही है। नरेगा में नंबर ऑफ वर्क डेज को भी बढ़ाया गया, नंबर ऑफ वर्क डेज दे वर इंक्रीज्ड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण भारत में रोजगार प्राप्त कर सके, लाइवलीहुड जो है वो उन लोगों को मिले। इसीलिए सरकार ने कुछ यहाँ फेरफार की है। मगर फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अपने 90% जो आर्थिक संसाधन है, जो एलोकेशंस है, फाइनेंशियल एलोकेशंस, वो 90% नरेगा के पीछे लगा दिया है। और वे अनुमान के तौर पर कुछ
46,000 करोड़ के आसपास हो रहे हैं, ये इसमें लगा दिया। फिर भी कहने का तात्पर्य यह है कि 13% कुटुंब ऐसे हैं, 75 मिलियन कुटुंब में से जो अभी भी काम से वंचित है, उन लोगों को अभी भी काम नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके उन लोगों को काम चाहिए। ठीक है, तो ऐसे माहौल में लेखक ने बोला कि सरकार को, जैसे रूरल एरिया में ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम दाखिल है, जो कि रूरल एरिया की एक, आप कह लीजिए, एक रोजगार सुरक्षा है, एक एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है, तो वैसे ही अर्बन एरियाज में सरकार को गिग इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे हमें मालूम है कि गिग इकोनॉमी एक फ्रीलांस बेस्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, जिसमें इजाफा हो रहा है, दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, और ये इजाफा का एक मुख्य कारण डिजिटलाइजेशन भी है। डिजिटलाइजेशन, और जितना तेजी से डिजिटलाइजेशन होगा उतनी ही तेजी से ये गिग इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आज दिन वही 90% से अधिक गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को रोजगार देते हैं। गिग वर्कर्स जिसे कहा जाता है, उन लोगों को रोजगार प्राप्त करवाते हैं। तो ये बात तो तय है कि विथ एडवांसमेंट, विथ इंक्रीज इन द डिजिटलाइजेशन, गिग इकोनॉमी विल ग्रो मोर बिग, इट विल ग्रो मोर एंड मोर बिग। तो यहाँ लेखक ने ये भी एक बात व्यक्त की है, यहाँ हमारे सामने, हमारे समक्ष रखी है, और बोला है कि सरकार को ये पूरा जो असंगठित क्षेत्र है, जो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको ऑर्गेनाइज्ड करना होगा, उसे एक मेन स्ट्रीम वर्क बनाना होगा, जो आज दिन तक मेन स्ट्रीम वर्क नहीं है। और इसी की वजह से, इसके असंगठित होने की वजह से ही आज हमारे सामने कोई भी प्रकार का स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोई भी प्रकार का जो है, कोई भी प्रकार की उन लोगों के बारे में संख्या नहीं है पूरे क्षेत्र के बारे में। जो सिर्फ ये बात है वो सिर्फ अनुमानी है। जिन अनुमानों के मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि आज भारत में गिग इकोनॉमी में गिग वर्कर्स की संख्या 3 मिलियन से अधिक है। तो ये मात्र एक अनुमान है, जो कि किसी प्रस्थापित संगठन के द्वारा हुआ होगा, सरकार के द्वारा नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में गिनती ही नहीं है। प्लस भारत में गिग का जो है एडवेंट कई वर्षों से हो गया है, ग्लोबलाइजेशन से ही हो गया है, मगर आज दिन तक सरकार जो है वो इसके ऊपर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, इसको ट्रेडिशनल वर्क के रूप में नहीं देख रही है। और इसी की वजह से कई सारे ऐसे श्रम कानून भी है जो इसके ऊपर लागू नहीं है। श्रम कानून लागू नहीं है तो रोजगारी की सुरक्षा नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में इस अर्थतंत्र की चुनौतियां हैं। मगर यहाँ हमें देखना है, आज हम सिर्फ प्रशंसा ही करनी है, क्योंकि आज का विषय हमारा गिग इकोनॉमी की प्रशंसा करना है कि कैसे ये गिग इकोनॉमी ट्रेडिशनल इकोनॉमी के साथ खड़ी हो सकती है, उसके जैसा ही इसमें सामर्थ्य है। वो आज हमारा विषय है, तो हम लोग अपनी बात जो है वो इसके ऊपर ही करेंगे। मगर एज ए स्टूडेंट हमें इसे इवैल्यूएट करना होगा। तो इसी की वजह से हम लोग ये भी दिमाग में रखते जाएंगे कि एक जो उसका मेरिट है, तो सामने उसका एक डिमेरिट भी है। भले ही आज का हमारा विषय उसके डिमेरिट के ऊपर चर्चा ना हो, मगर फिर भी हम लोग ब्रीफली इसके डिमेरिट्स भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात रही लेखक ने जो अपने बात की शुरुआत की उसकी। अब आगे लेखक ने क्या बोला है कि शहरों में गिग इकोनॉमी इतनी फायदेमंद साबित हो सकती है कि नरेगा का स्थान ले सकती है। जैसे रूरल एरियाज में नरेगा ने अपना स्थान प्रस्थापित किया है, वैसे ही शहरी भारत में भी, वैसे ही जो है अर्बन एरियाज में भी गिग इकोनॉमी यह स्थान ले सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगारी दे सकती है, यानी कि एक प्रकार का लाइवलीहुड दे सकती है, एक प्रकार की आय दे सकती है, यानी कि इनकम दे सकती है। ठीक है, तो लेखक ने नरेगा, रूरल एरिया में नरेगा इज इक्वल टू अर्बन एरियाज गिग इकोनॉमी, ऐसी कुछ तुलना की है, जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही वाजिबी। देखिए क्या बोला है लेखक ने एग्जैक्टली। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम लोग नरेगा भी कह सकते हैं, यहाँ महात्मा गांधी भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज फॉर रूरल एरिया। और वैसे ही अर्बन एरिया के लिए गिग इकोनॉमी बन सकती है। दिस इज द पिक्चर द राइटर हैव ट्राइड टू मेक अस सी। अब ये करने के लिए
गिग इकोनॉमी को अर्बन एरिया के रोजगार का आधार बनाने के लिए, एक अच्छा स्रोत बनाने के लिए सरकार को इस इकोनॉमी को ध्यान में लेना होगा और इस गिग इकोनॉमी को ब्लेंड करना होगा। किसके साथ ब्लेंड करना होगा? हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमी के साथ। ट्रेडिशनल इकोनॉमी के साथ ब्लेंड करना होगा। जो आज तक हमारा जो परंपरागत व्यवसाय था उसके साथ इसको मिक्स करना होगा। देन ओनली इट इज पॉसिबल टू मेक गिग इकोनॉमी a chief source providing employment in the urban areas, जैसे आज नरेगा के द्वारा रूरल एरियाज में किया जा रहा है या होता आया है। इस इकोनॉमी के ऊपर सरकार को कई योजनाएं लानी होगी, सरकार को निवेश करना होगा, then only it will be possible। आगे लेखक ने एक फेयर वर्क फाउंडेशन नामक संगठन के अहवाल का आधार लिया है और उस आधार में गिग इकोनॉमी के बारे में कुछ जो है अभ्यास प्राप्त हुए हैं। तो जिसके तहत यहाँ अगर हमें उसका जिक्र करना हो तो भारत में कुल 11 प्लेटफॉर्म्स हैं जो गिग इकोनॉमी को एक या दूसरे रूप में जो है उसको जो है फॉलो करते हैं या उसके साथ संबंधी है। फेयर वर्क फाउंडेशन, इलेवन प्लेटफॉर्म्स। इन लोगों ने कुछ मानदंड तय किए हैं और इस मानदंड पर देखा कि कितना प्लेटफॉर्म्स जो है वे खरे उतर रहे हैं और कितना प्लेटफॉर्म्स जो है वे जो है अपना काम जो है वो उसमें खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके तहत जो मानदंड की बात करें पहले पैरामीटर्स की, तो 5F का कॉन्सेप्ट यहां लागू किया गया है, जिस 5F के तहत सबसे प्रथम रहेगा फेयर पे, उसके बाद फेयर कंडीशन, उसके बाद फेयर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद फेयर मैनेजमेंट और आखिरी में रहेगा फेयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इन मानदंडों पर यह तय किया गया है कि यह 11 प्लेटफॉर्म में से जो कि भारत में गिग इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं उनमें से कितने बहुत ही अपने कार्य में अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं या कितने बुरे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस अहवाल के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकला है कि 11 में से मात्र दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनका स्कोर 5 से अधिक है, 5+ आउट ऑफ 10। और ये दो में सर्वप्रथम है अर्बन कंपनी और दूसरे स्थान पर है फ्लिपकार्ट। यानी कि जो वर्कर्स अर्बन कंपनी और फ्लिपकार्ट के साथ जुड़े हुए हैं उन वर्करों की परिस्थिति अच्छी है, मगर जो अन्य 9 प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों की परिस्थिति थोड़ी कम है। और आश्चर्य की बात यह है कि इन कंपनीज में जो सबसे निचली कंपनियां हैं जिनका सबसे न्यूनतम रैंक है, न्यूनतम अंक है, उन कंपनियों में भारत के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म शामिल है। फॉर एग्जाम्पल सबसे प्रथम ओला, उसके बाद उबेर, उसके बाद स्विगी और उसके बाद जोमेटो। ये चारों के जो स्कोर है वो 2 से कम है 10 में से। तो ये बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इस 5 मानदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इसीलिए इन लोगों का जो स्कोर है वो बहुत ही खराब नापा जा रहा है, खराब माना जा रहा है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि लेखक ने अपील की है सरकार को कि आप इन लोगों को एक रिकॉग्निशन दे, गिग इकोनॉमी को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिले, ताकि जो ऑथोरिटेटिव डेटाज है
वो हमें प्राप्त हो सके। आज परिस्थिति ये है कि कहीं पर भी कोई स्रोत नहीं है इस गिग इकोनॉमी के बारे में सच्चे आंकड़े हमारे पास हो। ये तो हमें फेयर वर्क फाउंडेशन का आभार व्यक्त करना होगा कि इन लोगों ने ये साहस किया भारत में। जब एक भी प्रकार की माहिती उपलब्ध नहीं है गवर्नमेंट डोमेन के ऊपर, तब इन लोगों ने अपने तरीके से बल पर यह सर्वे किया, सर्वेक्षण किया और इसमें कुछ ये बातें जो है, ये तथ्य जो है वो हमारे सामने पेश की है। मगर कोई ऑथोरिटेटिव डेटा जो है वो एज ऑफ नाउ भारत के अंदर उपलब्ध नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट टू, इन रिलेशन टू दिस गिग इकोनॉमी। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ बोला है कि भाई इसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए एज लाइक आवर ट्रेडिशनल जॉब्स। जैसे ट्रेडिशनल जॉब्स में रिकॉग्निशन होती है, वैसे ही यहाँ भी एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए ताकि इनके ऊपर आंकड़े बाहर आ सके। आंकड़े बाहर आए तो नीति निर्माण उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी क्षेत्र में हमें अगर नीति निर्माण करना है तो हमें उसका डेटा चाहिए। उस डेटा को जो है उसका अभ्यास करना पड़ता है, फिर उसके बाद उस आधार पर हम लोग नीति का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ तो जो है कोई प्रकार की माहिती तो उपलब्ध नहीं है, तो नीति निर्माणकारों को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है, ये इकोनॉमी में इतने मेरिट्स है, ये इकोनॉमी में इतनी चिंताएं है। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ ये अपील भी सरकार को की है। फिर मैंने जैसे बोला कि यहाँ ब्लेंड करना है, सरकार को इस इकोनॉमी को ब्लेंड करना है, तो गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज वेलकम्ड। सरकारों का हस्तक्षेप इस क्षेत्र विशेष में अवकार्य है और वो करना ही पड़ेगा। जैसे जो हमारी पीएम स्वनिधि एक स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की 2020 में, और जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन लोगों को कुछ माइक्रो लोन्स देने का प्रावधान था। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है, हॉकर्स है, ठेलावालाज है, उन लोगों को। तो लेखक ने यहाँ एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, ठीक है, कि ऐसी स्कीमों को इस इकोनॉमी के साथ जुड़ना होगा। हाल में ही स्विगी ने एक अपना आयोजन जो है वो घोषित किया है। उस आयोजन के तहत स्विगी वाले पूरे भारत में 36,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जो है व्यवसाय में उतार रहे हैं। यानी कि दे आर लॉन्चिंग 36,000 स्ट्रीट फूड वेंडिंग स्टेशंस। 36,000 स्ट्रीट फूड वेंडिंग स्टेशंस। ये हाल ही में स्विगी ने अपनी नीति जाहिर की है। तो जो पीएम स्वनिधि है उसे इसके साथ जोड़ देना चाहिए, ताकि यहां नए स्टार्टअप्स को जो कि इस स्विगी की योजना में एनरोल होना चाह रहे हैं उन लोगों को फायदा मिल सके, उन लोगों को स्टार्टअप कैपिटल मिल सके, उन लोगों को एक प्रकार का फिनेंशियल असिस्टेंस कह लीजिए या फिनेंशियल बैकअप मिल सके, वित्तीय सहयोग हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने ये बहुत ही अच्छा आइडिया हमारे समक्ष पेश किया है। अगर संक्षिप्त में लेखक की बात को देखें, इस लेखक का एक ओवरव्यू ले, तो हमें लगता है कि यह जो गिग इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी भविष्य की कार्य पद्धति निसंदेह बनने वाली है। इट विल ट्रिगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। चौथे औद्योगिक क्रांति का जो आधार रहेगा वो भी गिग इकोनॉमी ही होगा। तो ऐसे माहौल में, ऐसे संजोग में सरकार को इस क्षेत्र को गंभीरतापूर्वक लेना होगा और जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र को संगठित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करनी होगी। वही समय की मांग है। ठीक है, तो यहाँ तक जो बात हुई वो लेखक ने बात की, जिसके मुताबिक लेखक ने भरपूर प्रशंसा की गिग की, कि कैसे गिग इकोनॉमी आज, कैसे यह जो गिग इकोनॉमी है वो भारत के आज के या भविष्य के अर्थचित्र को परिवर्तन करने सक्षम है। यह परिवर्तन कर सकती है, यह पूरी इकोनॉमी इतनी ताकत है। और जैसे हमने देखा कि कोरोना की वजह से इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ, प्लस ट्रेडिशनल जो जॉब्स थे उसमें भी कटौती हुई, तो उसकी वजह से यह पूरा जो वर्क फोर्स है, ये जो कार्यकारी हमारी जनसंख्या है, वो वर्किंग पॉपुलेशन सारी की सारी अब जाएगी गिग इकोनॉमी की तरफ। और हमें ये भी मालूम है कि भारत जो है वो आज डेमोग्राफिक डिविडेंड के युग से गुजर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी कार्यकारी जनसंख्या जो है वो भारत में है, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन भारत में है, तो भारत को इसका लाभ अवश्य लेना होगा। और जैसे हमने ये भी देखा, गिग इकोनॉमी सबके लिए जो है फायदेमंद है, वर्कर के लिए भी फायदेमंद है, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदेमंद है, एम्प्लॉई के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, तो इसको हमें अधिक एक्सप्लोर करना होगा।
ये सारी बातें जो है वो लेखक ने हमें बताई है। अब यहाँ से हम लोग कुछ संशोधित तत्व देखेंगे जिसके तहत गिग इकोनॉमी का एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे कि यह गिग इकोनॉमी है क्या, प्लस इसका वर्तमान स्टेटस क्या है, वर्तमान परिस्थिति क्या है या स्थिति क्या है। तो देखेंगे, सबसे प्रथम हम व्याख्या से शुरू करेंगे गिग इकोनॉमी की, जो हमारे पास यहाँ तैयार है। व्हाट इज द गिग इकोनॉमी? देखिए, इन ए गिग इकोनॉमी टेम्पररी फ्लेक्सिबल जॉब्स are commonplace and companies tend to hire independent contractors, freelancers instead of full time employees। ये देखिए, instead of full time employees यानी कि ट्रेडिशनल जो जॉब नेचर है उसके कॉन्ट्ररी है, उसके विरुद्ध में है। जो फुल टाइम जॉब्स होती थी उसके विरुद्ध में है, और ये फ्रीलांसिंग या कॉन्ट्रैक्ट जॉब की बात करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि विकसित देश तो कई वर्षों से ये गिग इकोनॉमी करते आए हैं, क्योंकि यहाँ कंपनी को भी फायदा होता है। कंपनी ऐसे दक्ष कर्मचारियों को ढूंढ लेती है और उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम देती है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम देती है, और उसको उसका रेम्यूनरेशन भी मिल जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, अलॉटेड प्रोजेक्ट। उसके बाद वर्कर भी फ्री, कंपनी भी फ्री, दोनों को एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। फिर दूसरा काम आया, कंपनी को लगे कि हमें इसे देना तो कंपनी उसे दे सकती है। काम पूरा हो तो उन दोनों के बीच में संबंध खत्म। तीसरे को देगी कंपनी, काम पूरा हो, पैसे मिल जाए, संबंध खत्म। तो दिस इज द गिग इकोनॉमी। मगर यहाँ इसका डिमेरिट क्या है भारत के संदर्भ में? देखिए, गिग इकोनॉमी में कंपनीज दक्ष कार्यकरों को चुनती है, उनको ढूंढती है, फिर चुनती है। मगर यहाँ भारत में हमारी जो कार्यकारी जनसंख्या है उसमें दक्षता की कमी है, देयर इज नो स्किल। और गिग इकोनॉमी में स्किल जो है वो जो है एक प्रकार का महत्व रखती है, और स्किल के ऊपर ही आपको आपका जो रेम्यूनरेशन है, आपका जो वेजेस है वो मिलता है। वाइल इन केस ऑफ इंडिया गिग इकोनॉमी है, भारत में जो डेली वेजेस पर काम करता है वो भी गिग इकोनॉमी का ही भाग है। मगर यहाँ जो गिग इकोनॉमी है वो दरअसल अंडर डेवलप्ड है। या आप कह लीजिए अनस्किल्ड है। अगर ये गिग इकोनॉमी आज अनस्किल्ड है जो कल स्किलफुल हो जाए तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, भारत के अर्थतंत्र के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो सरकारों को यहाँ यही करना है कि आज जो अंडर डेवलप्ड हमारी इकोनॉमी है, ये गिग इकोनॉमी, उसको हमें अंडर डेवलप्डनेस उसकी खत्म करनी है और उसको डेवलप्ड बनाना है, उसको स्किल्ड बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोगों के पास आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गिग इकोनॉमी का भाग बन सके या उसके ऊपर निर्भर हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन। आगे देखें तो ए गिग इकोनॉमी अंडरमाइंस द ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ फुल टाइम वर्कर्स हु रेयरली चेंज पोजीशन एंड इंस्टेड फोकस ऑन ए लाइफ टाइम करियर। यस, यह अंडरमाइन करती है, यानी कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी को धीरे धीरे खत्म करने की बात है, क्योंकि वर्क कल्चर भी चेंज हो रहा है। प्लस हमने ये महामारी देख ली है 2020 की, तो अब तो वर्क कल्चर 100% चेंज होने वाला है। तो यहाँ गिग इकोनॉमी को एक बूस्ट प्राप्त होने वाला है, उसमें भी हमें कोई शंका नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वे घर से काम करना पसंद करेंगे, कंपनियां जो होंगी वो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स ही लेने जो है पसंद करेगी। ठीक है, तो ऐसे माहौल में सरकारों को इस क्षेत्र विशेष पर अपना ध्यान देना जरूरी है। देखिए, यह जो गिग शब्द है ये हमारे मन में एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है कि यह गिग होता क्या है दरअसल। तो ऐसा है कि यह शब्द कहाँ से आया? वैसे तो ये गिग शब्द का जो उद्भव है वो अनिश्चित है, इट्स अनसर्टेन। मगर एक थियरी है जिसका तहत ऐसा कहा जाता है कि यह जो गिग शब्द है वो मिडिल इंग्लिश और ओल्ड नॉर्स, ये दो भाषाओं से उतर कर आया है। मिडिल इंग्लिश में GIGE यानी कि गिग, जिसका मतलब आज के मॉडर्न इंग्लिश में फिडल होता है। और फिडल का अगर हम हिंदी करें तो उसे हेराफेरी करने वाला कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। दिस इज कॉल्ड गिग। ठीक है, प्लस ओल्ड नॉर्स यानी कि एक नॉर्थन जर्मनिक लैंग्वेज है
इसमें भी GYIEG शब्द से ये शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ भी फिडली कहा जाता है, यानी कि कोई हेराफेरी करने वाला। ठीक है, तो ये इस शब्द की एटिमोलॉजी है। अब अगर इसके उपयोग की बात करें तो देखिए 1952 में एक अमेरिकन स्कॉलर थे, अमेरिकन लिंग्विस्टिक स्कॉलर थे, उसके द्वारा सबसे प्रथम यह शब्द का उपयोग हुआ था। और अगर उसके पहले देखें तो 1920 में यह शब्द का उपयोग म्यूजिशियंस के लिए होता था। जो फ्रीलांसर्स म्यूजिशियंस होते थे, जो अपनी सर्विस देते थे, और वो सर्विस जो होती थी वो पेड सर्विस होती थी, वो चार्जेबल सर्विस होती थी। यानी कि अगर आपकी जो स्किल है उसकी सर्विस अगर किसी और को दे तो उसके बदले में आपको कोई मेहनताना दिया जाता, आपको कोई रेम्यूनरेशन दिया जाता, यानी कि इट वाज अ पेड चार्ज्ड जॉब। तो सबसे प्रथम म्यूजिशियंस के लिए धीरे धीरे यह शब्द उपयोग में लाया गया था कि जो चार्ज म्यूजिशियंस लेते थे अपने परफॉर्मेंस के बाद, तो उसको गिग कहा जाता था। और म्यूजिशियन में भी स्पेसिफिकली इट वाज यूज्ड बाय जस्ट म्यूजिशियंस। ठीक है, तो ये 1920 का है, मगर सर्वप्रथम बार 1952 में अमेरिकन लिंग्विस्टिक स्कॉलर जिसका नाम जैक केरुआक है, उसके द्वारा यह प्रथम बार शब्द का आचरण जो है वो हुआ था। और जैसे मैंने बताया कि यह एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक स्कॉलर है, तो उसके द्वारा यह शब्द का प्रथम प्रयास हुआ था, जिसे टेम्पररी वर्क या पेड वर्क के तौर पर उपयोग में लिया गया था। कि कोई टेम्पररी वर्क, कार्यकारी वर्क, या अस्थायी या कार्यकारी वर्क, या आप कह लीजिए कोई पेड वर्क, तो उसे सर्वप्रथम बार गिग 1952 में कहा गया था। तो अमेरिका के अर्थतंत्र में गिग का प्रभाव तब से शुरू हो गया था। जो आज हम लोग भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो अमेरिका 1952 में वहाँ खड़ा था, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां थी, IT कंपनियां थी, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल हायर करना लोगों को या अपने कर्मचारियों को बेहतर लगता था। उन लोगों को ट्रेडिशनल जॉब प्रोवाइड करना, जॉब सिक्योरिटी देना, आप कह लीजिए पेंशन देना, इंश्योरेंस देना, तो ये सब झंझट में वे पड़ना नहीं चाहते थे। और इसीलिए ये टेम्पररी वर्क फॉर्म का जन्म हुआ। तो आज दिन भी अमेरिका की जो जनसंख्या है उसमें से एक अनुमान के मुताबिक 30 से 40% वहाँ की जो जनसंख्या है वो गिग इकोनॉमी के साथ संबंधी है अपने काम के संदर्भ में। यूरोप में भी ये हाल है। अगर यूरोप की बात करें तो 2017-18 में there were 10%, more than 10% people employed in this gig economy, more than 10% out of 14 European Union nations। ठीक है, तो पूरे यूरोप में भी इसका प्रभाव है। अब धीरे धीरे भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा, जिसमें डिजिटलाइजेशन ने अहम भूमिका निभाई और कोरोना ने भी अहम भूमिका निभाई है। तो ये बात हुई इसके शब्द के उद्भव की और साथ ही में इस शब्द के प्रयोग की इस संदर्भ में। अब अगर गिग इकोनॉमी की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात करें तो 2016 में in the year 2016 according to one report, यूरोप और अमेरिका दोनों में मिलकर 162 मिलियन पीपल were in relation to gig economy। इसमें प्रोफेशनल्स भी आ गए, इसमें IT प्रोफेशनल्स भी आ गए, इसमें डेली वेजेस भी आ गए, प्लस जो डिलीवरी बॉयज होते हैं जो आज हम लोग भारत की सड़कों पर देखते हैं, जोमेटो हो या स्विगी हो, तो ये सब भी इसमें ही शामिल होते हैं, क्योंकि ये सब एक प्रकार का फ्रीलांस काम होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्चुअल काम होता है, जिसमें हर कार्य के बाद, हर काम के बाद, हर वहीवट के बाद एक नया काम ढूंढना होता है। हर कार्य के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का जो संबंध है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, फिर नए कार्य से नया संबंध शुरू होता है। और इसमें फ्रीलांसर को भी जो है अपनी जो है कुछ आज़ादियाँ मिलती है अपनी तरीके से काम करने की, कोई दूसरे जो है ग्रुप का काम करने की या अन्य कोई अपना निजी काम करने की, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती। ये एक स्वतंत्र कार्य पद्धति है।
और इसी की वजह से इसका विकास विकसित देशों में अधिक मात्रा में हुआ, क्योंकि ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं, फ्रीलांसर होना मतलब क्या कि अपनी स्किल का मैक्सिमम ऐसा उपयोग करना जिससे आपकी आज़ादी बढ़े, जिसके आपकी आज़ादी में इजाफा हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। तो इसी की वजह से ऐसे विकसित देशों में ऐसे जो स्किलफुल प्रोफेशनल्स थे उनके द्वारा इस इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया गया और इसको बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये एक हमारे सामने संशोधन है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आज कुल 180 प्लेटफॉर्म्स है जो कि गिग इकोनॉमी प्रदान कर रहे हैं या इसके साथ जुड़े हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में 11 है, जिसका जिक्र हमने आगे किया था, जिसमें ओला है, उबेर है, अर्बन कंपनी है, या आप कह लीजिए स्विगी है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, या ई कॉमर्स की सारी कंपनियां हैं, अमेजोन ले लीजिए, ओला ले लीजिए, OLX ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब सारी कंपनियां जो है वो भी इसके साथ शामिल है। तो कुल 11 से 12 ऐसे मुख्य प्लेटफॉर्म है जो गिग इकोनॉमी के साथ संबंधी है, और लगभग 3 मिलियन से अधिक, मिलियन प्लस वर्कर्स are included in this economy, are getting their livelihood from this economy। तो इसकी साइज भी बहुत ही बड़ी है। ये अपने आप में आज असंगठित है, फिर भी शहरी विस्तारों में रोजगार उत्सर्जन के लिए सक्षम है, उत्सर्जन कर रही है, जम के कर रही है। ये इकोनॉमी महिलाओं के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। आज भारत का जो समाज है वो समाज थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी है, जिसके तहत महिलाओं को काम करने की स्वतंत्रता कम मिलती है। तो उस संदर्भ में भी ये इकोनॉमी अच्छी है। घर बैठकर महिला जो है वो अपना काम कर दे सकती है, को कोई बाध्यता नहीं होती, कोई समय बाध्यता नहीं होती, कोई अन्य बाध्यता नहीं होती। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मगर इस क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गिग इकोनॉमी में दक्ष कार्यकरों की जरूरत ज्यादा रहती है, यानी कि स्किल्ड वर्कर्स की, और भारत में सबसे बड़ी कमी जो है वो है स्किल की। तो एक ये चुनौती है। दूसरी चुनौती है तमाम श्रम कानून इसके ऊपर लागू नहीं होते, यानी कि इन लोगों की जो सुरक्षा है वो निश्चित नहीं है। सुरक्षा की अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा की अनिश्चितता, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, मैटरनिटी बेनिफिट्स इत्यादि चीज़ों के बारे में गिग इकोनॉमी का वर्कर्स क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर ये कानून जो है वह लागू नहीं होता है। प्लस आज जो हम ये बढ़ावा देख रहे हैं गिग इकोनॉमी में, ये जो 3 मिलियन है, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि कोरोना पहले के जो आंकड़े थे वे 1.5 मिलियन थे, ये सीधा डबल हो गया आफ्टर कोरोना, ठीक है। तो ये गिग इकोनॉमी अपने आप में नहीं बढ़ी है, मगर जो अन्य क्षेत्र खत्म हुए, जो अन्य नौकरियां खत्म हुई, वे लोग इस बाजू ढले हैं, और इसी की वजह से यह इकोनॉमी में रातों रात इतना इजाफा हुआ है। इतने कम समय में इतना जो है 2 गुना इजाफा हम लोग कह सकते हैं हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, और ये भी एक इस अर्थतंत्र की चुनौती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 इसका ग्रोथ इंजन बनने वाला है। गिग इकोनॉमी के अधीन ही हमारा हमारी चौथी औद्योगिक क्रांति होने वाली है, यह बात सुनिश्चित है। तो इसी की वजह से सरकारों को भी यह इकोनॉमी को गंभीरता से लेना होगा और इसे जल्द से जल्द त्वरित ही संगठित बनाना होगा। तो आज हम लोग यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमने इस पूरे उपाख्यान में लेख देखा, लेख की महत्वपूर्ण बातें देखी, लेख का निष्कर्ष देखते हुए उसके बाद हमने कुछ संशोधित तत्व देखे, जिसमें हमने गिग इकोनॉमी का एक ओवरव्यू देखने का प्रयास किया, जिसमें हमने गिग शब्द की एटिमोलॉजी देखी, यानी कि उसका उद्भव देखा। साथ ही में भारत में और विश्व में क्या स्थिति है इस इकोनॉमी की, उसके बारे में भी चर्चा की। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले संपादकीय लेख में अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।